हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो आप इस वीडियो में जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर इस टॉपिक की बात करें तो हर जगह होम एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो भी यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। आप नेट की बात कर लीजिए, आप गेट की बात कर लीजिए, तो यहाँ से लीनियर अलजेब्रा में मतलब मैं क्या बोलूँ, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस लास्ट ईयर में पूछे गए और हमेशा पूछे जाते रहेंगे। और वो टॉपिक क्या है? डायगोनलाइजेबल स्क्वायर मैट्रिसेस। ठीक है। सो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को डायगोनलाइजेबल कब बोलते हैं, इसका डिफिनीशन फिर एक एग्जाम्पल के थ्रू हम थोड़ा डिटेल में चलेंगे। मैट्रिक्स लिया, उसको मतलब हम कैसे चेक करेंगे या कैसे बताते हैं कि ये मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है या नहीं। तो चलिए वन बाय वन करते हैं, स्टेप बाय स्टेप। पहले डिफिनीशन, फिर एक एग्जांपल लेंगे जो मैट्रिक्स, एक एग्जांपल ऐसी मैट्रिक्स का जो कि डायगोनलाइजेबल है और उसको दिखाएंगे हम बाय डेफिनेशन कि ये डायगोनलाइजेबल है। अब अगर कोई एक मैट्रिक्स दिया ए, ठीक है ना, ए एक मैट्रिक्स है, ऑब्वियस ही बात है, बार बार मैं अगर न बोलूं तो भी स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स मैंने लिया ए जिसका ऑर्डर क्या है एन, मतलब एन क्रॉस एन, तो अगर ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसको आप कब बोलेंगे ये डायगोनलाइजेबल है? तो जो डिफिनीशन है कि इस मैट्रिक्स को मैं बोलूंगा ये डायगोनलाइजेबल है अगर ये मैट्रिक्स जो है ना, ये क्या हो जाए, सिमिलर हो जाए किसी एक डायगोनल मैट्रिक्स के। फिर से, अगर ये मैट्रिक्स सिमिलर हो जाए एक डायगोनल मैट्रिक्स जिसका मैं नाम दे रहा हूं डी, तो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है डी, तो ए जो है इस डायगोनल मैट्रिक्स के सिमिलर हो जाए। ठीक। अब आप बोलेंगे कि सर सिमिलर मैट्रिसेस क्या होती हैं? मैंने डिफाइन किया हुआ है, पीछे आप जाके डेफिनेशंस देखिए, मैट्रिसेस जो चैप्टर किया होगा वहां पे। अगर नहीं बताया तो फिर से मैं यहीं पे एक बार उसको डिफाइन भी कर देता हूं ओरली। दो मैट्रिसेस लीजिए, मैं ए और बी, मैं बोलूंगा ये दोनों स्क्वायर मैट्रिसेस होने चाहिए। तो ये दोनों स्क्वायर मैट्रिसेस सिमिलर हैं कब? जब मुझे एक नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स पी मिले। नॉन सिंगुलर मतलब इसका डिटर्मिनेंट जो है ना वो क्या होना चाहिए, नॉन जीरो, तो इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन सिंगुलर। और डिटर्मिनेंट नॉन जीरो मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, यही ना। तो एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पी मिले सच दैट ए को मैं लिख पाऊं इस फॉर्म में, पी इनवर्स बी पी। अगर इस फॉर्म में मैं लिख पाता हूं तो मैं बोलूंगा कि ये दोनों मैट्रिसेस ए और बी क्या है, सिमिलर है। ठीक। ये था सिमिलर मैट्रिक्स का डिफिनीशन। अगर मैंने नहीं बताया तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। पहले अगर नहीं बताया है, ये फर्स्ट टाइम अगर आप पढ़ भी रहे हैं तो इसको नोट करिएगा कि दो मैट्रिसेस, स्क्वायर मैट्रिसेस सेम ऑर्डर की ए और बी, मैं बोलूंगा ये सिमिलर मैट्रिसेस हैं कब? अगर मुझे इफ देयर एग्जिस्ट अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स P सच दैट A इक्वल टू P इनवर्स BP। ठीक। अब ये तो डिफिनीशन हो गया सिंगुलर मैट्रिक्स का। अब यहां पे आते हैं, मैं बोल रहा हूं कि इस मैट्रिक्स A को, जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, मैं बोलूंगा ये डायगोनल या डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स है जब ये सिमिलर हो जाए किसी भी डायगोनल मैट्रिक्स के लिए। डायगोनल मैट्रिक्स आपको पता है ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल के तौर पे 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स ले लेता हूं, तो इसके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो होते हैं, नॉन जीरो हो सकते हैं, बाकी सब के सब जीरो होंगे। तो जैसे ये 1, ठीक है, 2, 3, मैंने ये डिफाइन किया था। ये चीज तो मैं आपको बहुत बाकायदे जब आइगन वैल्यूज ऑफ अ डायगोनल मैट्रिक्स बोला था तब भी। हालांकि ये डायगोनल एलिमेंट्स केवल नॉन जीरो हो सकते हैं, बाकी सब के सब जीरो होंगे। अब यहाँ पे एक आध एंट्रीज अगर जीरो हो जाती हैं तो भी ये डायगोनल मैट्रिक्स रहेगा। तो डायगोनल मैट्रिक्स का डिफिनीशन यही था कि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो हो सकते हैं, बाकी सब के सब जीरो होंगे। तो ये है डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है। अब मैं आता हूं यहां पे। अब अगर ये डायगोनल मैट्रिक्स के सिमिलर हो जाए तो मैं बोलूंगा ये डायगोनलाइजेबल है। तो सिमिलर मैट्रिसेस के डिफिनीशन से इस केस में मुझे एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मिलेगा
देयर एग्जिस्ट अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, मतलब उसका डिटर्मिनेंट जो है नॉन जीरो हो, सच दैट ए इक्वल टू पी इनवर्स, ठीक है ना, डीपी। सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे अगर ऐसे लिखते हैं तो मैं ये लिखूंगा पी इनवर्स ए पी दिस इज इक्वल टू अ डायगोनल मैट्रिक्स डी। यहाँ पे है ना ऐसे भी लिखते थे या आप ऐसे भी लिखते थे बी इक्वल टू पी इनवर्स ए पी, ठीक है ना, जो आपको अच्छा लगे। वैसे जनरली हम ऐसे अगर ए इज सिमिलर टू बी है तो जनरली हम इस तरीके, ये डिफिनीशन आप बुक्स में देखेंगे बट ये भी चलता है, ठीक है। किसी एक को पी इनवर्स ऑफ दूसरी मैट्रिक्स इनटू पी फॉर्म में आप लिख पाए, तो यहां पे जैसे ये डिफिनीशन प्रॉपर डिफिनीशन है कि पी इनवर्स ए पी दिस इज इक्वल टू दिस डायगोनल मैट्रिक्स डी, ठीक है ना। ये डिफिनीशन है आपका डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स का, ठीक। तो अगर आपके एग्जाम में आ जाए कि डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स का डिफिनीशन लिखो पहले, तो आप क्या लिखोगे कि अगर ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, मान लीजिए एन ऑर्डर का, तो मैं बोलूंगा कि ये डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स है अगर इफ इट इज अ सिमिलर टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ऑफ कोर्स डी हो, सॉरी इट इज सिमिलर टू अ डायगोनल मैट्रिक्स डी ऑफ सेम ऑर्डर, ठीक है। और ये जब मैं लिख देता हूं इसका मतलब ये होता है सिमिलरिटी ऑफ मैट्रिसेस के डिफिनीशन से, ठीक। तो यहाँ पे डिफिनीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको लिखा हुआ है अ स्क्वायर मैट्रिक्स दिस इज सेड टू बी डायगोनलाइजेबल इफ इट इज सिमिलर टू अ डायगोनल मैट्रिक्स। बस सिंपली एक लाइन का डिफिनीशन ऐसे लिख देंगे, बट सिमिलर का अगर मैं बोलता हूँ सिमिलर टू डायगोनल मैट्रिक्स, उसका मतलब मैथमेटिकली ये होता है कि मुझे एक नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ढूंढना होगा, वो भी सेम ऑर्डर की होगी जितना ऑर्डर एन का होगा, सच दैट पी इनवर्स ए पी इक्वल टू दिस डायगोनल मैट्रिक्स डी, ठीक। ये है डिफिनीशन। इस पे आप डेप्थ में आप जाएंगे, पूरा एक डायगोनलाइजेबल मैट्रिसेस पे पूरा एक चैप्टर बन जाता है, ठीक है। इसमें मतलब कुछ कंडीशन, सर्टेन कंडीशंस जिसको यूज करके आप बता सकते हैं कि ये मैट्रिक्स ए जो है वो डायगोनलाइजेबल होगी कि नहीं होगी। तो नेट में यही इस पे पूरा डिटेल थ्योरी चलता है। इवन अगर आप यहाँ पे भी हैं, अगर बुक अगर आप देखें सॉम्स आउटलाइन सीरीज मैंने बोला है, वहां से बहुत सारे इस पे रिजल्ट्स भी हैं। मैं कुछ रिजल्ट्स लिख भी दूंगा, वो लेटर पार्ट। पहले इस वीडियो का जो मोटिव था डिफिनीशन, और फिर अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए दे दे, ठीक है ना, तो इसको हम कब कैसे दिखाएंगे, प्रोसेस कि कैसे दिखाएंगे कि ये डायगोनलाइजेबल होगी, मतलब इस बाय डिफिनीशन। तो आपके एग्जाम, अगर होम एग्जाम की बात करूं तो डिटेल में फुल मार्क्स का क्वेश्चन आता है। फुल मार्क्स का अगर 6 मार्क्स का क्वेश्चन है या 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में अगर फुल मार्क्स का आता है, वहां पे आएगा, क्योंकि बहुत लेंदी प्रोसेस है, लेकिन है बहुत इजी। समझ गए, कैलकुलेशन फटाफट होते जाते हैं, ठीक है। तो उस प्रोसेस पे अब मैं आता हूं, ध्यान दीजिएगा। अब मैं प्रोसेस पे आ रहा हूं कि कैसे आप दिखाएंगे कि ये मैट्रिक्स ए डायगोनलाइजेबल है। तो आपको दिखाना क्या होगा डिफिनीशन से, मुझे अगर ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है स्क्वायर मैट्रिक्स, तो इसमें मेन जो होगा, मुझे पहला स्टेप क्या करना है, ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जो पी है ना, सेम ऑर्डर की, फॉर एग्जांपल अगर ये 3x3 की है, तो मुझे ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स 3x3 मतलब थर्ड ऑर्डर की ढूंढनी है पी, और ढूंढने के बाद बस आपको दिखा देना है कि पी इनवर्स ए पी जो है ये इक्वल हो रही है किसी एक डायगोनल मैट्रिक्स के, ठीक। तो प्रोसेस में जब भी देगा कि दिखाओ कि ये मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है, आपको करना क्या है, मेन जो होता है ये पी ढूंढना, ठीक है ना। पी निकल गया तो फिर आप इसका इनवर्स भी इजीली कई तरीके से निकाल सकते हैं। मेरा सजेशन होगा कैली हैमिल्टन थ्योरम, जो आपकी जस्ट पिछली वीडियो में इसका एप्लीकेशन मैंने बताया था 1-2 वीडियोस पहले, तो वहां से इनवर्स निकाल सकते हैं और ये क्वांटिटी कैलकुलेट कर लेंगे, एक डायगोनल मैट्रिक्स में बदल जाता है वो। तो वो मैट्रिक्स को मैं क्या बोलूंगा, डी। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है बट इंपॉर्टेंट है। ये जो मैट्रिक्स पी होती है ना, ये निकालते कैसे हैं, तो ध्यान दीजिए। ये जो मैट्रिक्स है इसकी पहले आइगन वैल्यूज निकाल लीजिए। अब अगर मैं बोलूं ऐसे, तो यहाँ पे अगर थर्ड ऑर्डर की है तो मैं मान के चलता हूं कि 3 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज आती हैं, ठीक है ना। मैं ऐसा भी नहीं बोल सकता डिस्टिंक्ट आए, प्रोसेस में हो सकता है कि रिपीटेड आ जाए, बट ठीक है, मैं मान के चलता हूं 3 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज λ1, λ2, λ3 आती है।
करना क्या है समझिएगा, ये जो मैट्रिक्स पी है ना, ये होती क्या है, यहां पे इस पूरे प्रोसेस में ये मैट्रिक्स होती है, ये जो आइगन वैल्यूज है ना, इनके करेस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर्स होंगे x1 x2 और x3। फिर से अगर मैं मान के चलूं कि डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हैं λ1 λ2 λ3, तो याद करिए डिफिनीशन के अकॉर्डिंगली अगर λ1 इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू है तो मुझे एक नॉन जीरो वेक्टर मिलता था ना, ये x1 x2 x3। ये इसी को अगर इसका ट्रांसपोज लें तो ऐसे आ जाएगा x1 x2 x3। ठीक है, इसको थोड़ा नीचे कर लूं, अच्छा नीचे नहीं जाएगा, हालांकि मेरा फोटो से इसको आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। ये किसका मेंबर होगा, अगर ये एलिमेंट की बात करूं, इस मैट्रिक्स के एलिमेंट अगर सेट ऑफ रियल नंबर्स के हैं तो ये R3 का आ जाएगा, और अगर कॉम्प्लेक्स नंबर पे हैं तो C3 पे आ जाएंगे, और जनरल फील्ड लेता हूं तो F3 के आएंगे। ठीक है ना, तो ये एक वेक्टर मिलता है सच दैट मैंने डिफाइन किया था AX इक्वल टू, अगर λ1 इसकी आइगन वैल्यू है तो λ1 इंटू एक्स। समझ में आ गया, तो यही पे वो वेक्टर, इसी वेक्टर की मैं बात बोल रहा हूं, इस आइगन वैल्यू λ1 के करस्पॉन्डिंग ये जो वेक्टर है ना, जिसी को हम क्या बोलते हैं आइगन वेक्टर, वही आइगन वेक्टर है ये x1। ठीक, समझ में आ गया। तो ध्यान दीजिए ये कॉलम फॉर्म में है, तो ये अगर कॉलम फॉर्म में अगर ऐसे देखें तो 3x1 का ये एक ऐसे खुद इटसेल्फ मैट्रिक्स होगा ना, तो ये वेक्टर है 3x1 का, मतलब ऐसे एक कॉलम बनेगा ना, ऐसे एक कॉलम बनेगा। ठीक, 3 एलिमेंट्स का। उसी तरीके से ये जो आइगन वैल्यू λ2 है, इसके करेस्पॉन्डिंग जो है ना आइगन वेक्टर है ये x2। ठीक है, तो ये λ2 के करेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर और ये λ1 के करेस्पॉन्डिंग। सिमिलरली अगर ये आइगन वैल्यू है λ3 तो उसके करेस्पॉन्डिंग ये आइगन वेक्टर है क्या, λ3। समझ में आ गया। तो ये जो आइगन वैल्यूज जो आएंगी ना इस मैट्रिक्स की, उन्हीं के करेस्पॉन्डिंग ये आइगन वेक्टर्स होते हैं। ठीक, अब कभी ऐसा हो गया कि कोई मैट्रिक्स आ गई और उसके 2 आइगन वैल्यूज जो है ना रिपीटेड हो जाते हैं, मतलब जैसे ये λ2 आ जाते हैं, तो उस केस में आप चेक करिएगा कि उसके करेस्पॉन्डिंग अगर 2 Li आइगन वेक्टर्स आ जाते हैं x1 x2 और इसके करेस्पॉन्डिंग x3, तो उस केस में ये मेरी मैट्रिक्स जो है ना डायगोनलाइजेबल हो जाएगी, मतलब P निकल जाएगा उस केस में भी। तो वो डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा न्यूमेरिकल्स करेंगे आपको प्रैक्टिस से चीज़ें क्लियर होते जाती हैं। यही तक मेन था, मैं इस पूरे प्रोसेस को समझाया। अब फिर से समझिएगा क्या प्रोसेस होगा। आपको क्वेश्चन में एक मैट्रिक्स देगा, ये स्क्वायर मैट्रिक्स, और बोलेगा कि दिखाओ कि ये डायगोनलाइजेबल है। तो डायगोनलाइजेबल है तो बाय डिफिनीशन मुझे एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स P मिलना चाहिए सच दैट P इनवर्स AP इक्वल टू एक डायगोनल मैट्रिक्स D। ठीक, तो मुझे ये मैट्रिक्स P निकालना, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसको कैसे निकालेंगे, सबसे पहले जो गिवन मैट्रिक्स है ना इसकी आइगन वैल्यूज निकाल लीजिएगा, और हर एक आइगन वैल्यू के करेस्पॉन्डिंग ये आइगन वेक्टर्स x1 x2 x3 ये कॉलम वेक्टर्स होंगे, ये निकाल लेंगे। तो ये जब इसको पहला कॉलम x1 फिर x2 फिर x3, तो अल्टीमेट ये जो मैट्रिक्स बनेगी वो 3x3 की बनेगी, वही मेरी मैट्रिक्स P हो जाएगी। P निकल गया मैट्रिक्स, यही तक मेन कैलकुलेशन होता है। जैसे ये निकला इसका इनवर्स निकाल लीजिए। अब इनवर्स आप किसी भी मेथड से निकाल लीजिए, एडजॉइंट मेथड से निकाल लीजिए, या फिर एलिमेंट्री रो ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, उस मेथड से भी इनवर्स निकालना बताया है। लेकिन यहाँ पे सेव क्या रहता है या अच्छा क्या रहता है, इसकी इस मैट्रिक्स P की कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकाल लीजिए। याद करिए पॉलिनोमियल, और इसको 0 कर दीजिए, मतलब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख दीजिए। ठीक है ना, लिखने के बाद जो भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आएगा वो इस टाइप से आएगा। मान लीजिए मैं डेल्टा लिख देता हूँ, डेल्टा लेमडा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, इस क्वांटिटी को डेल्टा लेमडा लिखा, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इधर लेफ्ट हैंड साइड लेमडा में पॉलिनोमियल होगा। कैली हैमिल्टन थ्योरम लगाइए, ये क्या करेगा, अपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को ये मैट्रिक्स P सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करवा दीजिए, सेटिस्फाई करवा दिया आपने, इट्स ओके। यहां से आपको पता है कैसे इनवर्स निकालते हैं, मैंने जस्ट एक वीडियो पहले बताया था, एप्लीकेशन ऑफ कैली हैमिल्टन थ्योरम। तो वहां से इसका इनवर्स निकाल लिया, बस P निकाला पहले, फिर उसका इनवर्स निकाला, बस। अब ये क्वांटिटी निकाल लीजिए P इनवर्स AP। अगर ये एक डायगोनल मैट्रिक्स आ जाती है तो
तो आप बोलेंगे कि ये मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है। वैसे ये आएगी क्वेश्चन में, जब देगा ना कि दिखाओ कि ये डायगोनलाइजेबल है, तो ये क्वांटिटी जब कैलकुलेट करेंगे तो इधर एक डायगोनल मैट्रिक्स आएगी। उसी मैट्रिक्स को इस डिफिनीशन में मैं डी लिख रहा हूं, और ऐसा हो गया मतलब ये मैट्रिक्स ए जो है डायगोनलाइजेबल हो गई। मैं समझा पाया? प्लीज बोलिएगा। तो ये पूरा प्रोसेस है किसी भी मैट्रिक्स को डायगोनलाइजेबल दिखाने के लिए। अब चलिए वन बाय वन करते हैं, एग्जाम्पल को समझते हैं कि कैसे एक मैट्रिक्स दिया है, ये मैट्रिक्स पी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आप निकालेंगे और फिर वहां से आप दिखाएंगे कि ये डायगोनलाइजेबल होगा। बड़ा प्रोसेस है, थोड़ा सा लेंदी है, इसलिए मैंने पहले से सोल्यूशन प्रिपेयर करके रखा है ताकि मैं आपको मेन पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर पाऊं। तो चलिए फ्रेंड्स यहां पे अब आते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल मैंने लिया, कंसीडर दिस मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स ऑलरेडी मैं लिया था ताकि इसकी आइगन वैल्यूज वगैरह पता है, ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है ना, देखिए अपर ट्रायंगुलर, तो इसकी आइगन वैल्यूज 1, 2 और 3 ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, बट मैं पूरे प्रोसेस को फिर से समझाऊंगा। मैंने क्या बोला था, पहले इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज निकालिएगा। लैम्डा 1, मैं कौन सी पेन लूं, दूसरा कलर ले लूं ताकि आपको, मैं या व्हाइट ही ले लूं, चलिए ठीक है, मैं ग्रीन ले लिया, ठीक है। चलिए तो क्या करना है आपको, इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज निकालनी है पहले, और इन्हीं आइगन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स निकालने हैं, ठीक है। ये कॉलम वेक्टर्स होंगे, इसको अरेंज करके इस फॉर्म में ये मैट्रिक्स मेरी P निकल गई, और P निकल गई तो P इनवर्स निकाल लीजिए और फिर P इनवर्स AP आप कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है ना। यही पूरा प्रोसेस है। तो चलिए फटाफट करते हैं। सबसे पहले जब मैट्रिक्स दिया इसकी आइगन वैल्यू निकालूंगा, और आइगन वैल्यूज कैसे निकालते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से। सो चलिए, फॉर आइगन वैल्यूज ऑफ ए की आइगन वैल्यूज निकालूंगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखा a माइनस लेमडा i3 डिटर्मिनेंट दिस इज इक्वल टू 0। ये प्रोसेस मैं ऑलरेडी इस मैट्रिक्स का निकाल चुका हूं। इस प्रोसेस से जाएंगे तो आइगन वैल्यूज आपकी आ गई, ये देखिए 1, 2 और 3। तो इसकी डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज आई, इसको मैं नाम दे दिया लेमडा 1, थ्योरी में जो बता रहा था इसको लेमडा 2, और ये मेरा लेमडा 3, ठीक है। 3 आइगन वैल्यूज आ गई, ठीक है, थ्योरी में बताया था। तो यहाँ पे लेमडा 1 की वैल्यू 1, लेमडा 2 की वैल्यू 2 और लेमडा 3 की वैल्यू आपकी 3। ये डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज आ गई। अब क्या करना था याद करिए, पूरे प्रोसेस जो मैंने बताया, आइगन वेक्टर्स निकालने हैं हर एक आइगन वैल्यू के करेस्पॉन्डिंग। तो पहला आइगन वैल्यू है लेमडा 1 इक्वल टू 1, तो वही मैं लिखा हूं हेडिंग, नाउ द आइगन वेक्टर्स, इनके करेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स, इसके करेस्पॉन्डिंग x1, इसके करेस्पॉन्डिंग x2 और इसके करेस्पॉन्डिंग x3। ये जैसे निकल गए, p को लिखने का तरीका मैंने आपको बता ही दिया है। तो लेमडा इक्वल टू 1 मतलब जो लेमडा की वैल्यू है 1, इसके करेस्पॉन्डिंग, इस आइगन वैल्यू के करेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर निकालूंगा। वो कैसे निकालते हैं, डिफिनीशन आपको पता है, ax इक्वल टू लेमडा x, ठीक है, जहां पे x ये नॉन जीरो वेक्टर होगा R3 का, ठीक है। अब चलिए यहां पे ये लिखा, तो इधर लाएंगे, मैंने बताया था, तो इसको ऐसे लिख सकते थे ax माइनस लेमडा x दिस इज इक्वल टू, ये 0 लिखते हैं लेकिन ये 0 वेक्टर होगा, ठीक है, मतलब इस टाइप का, ये 0 0 0 ऐसा आएगा। एनीवेज, अब यहां से आपको मैंने बोला था कि जब भी x बाहर लीजिए तो a माइनस लेमडा और यहाँ पे उतने ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करिए, दिस इज इक्वल मल्टीप्लाइड बाय x इक्वल टू 0, क्योंकि ये मैट्रिक्स इक्वेशन बना रहे हैं आप, तो यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखते हैं। तो देखिए ये लिखा, ठीक है। अब हो क्या रहा है ध्यान दीजिए, जैसे ही आपने ये लिखा, यहाँ पे लेमडा की वो वैल्यू रख दीजिए, लेमडा की किस आइगन वैल्यू के करेस्पॉन्डिंग आप निकाल रहे हैं मैट्रिक्स के, लेमडा इक्वल टू 1। जैसे ही यहाँ पे 1 रखेंगे आपने लेमडा की वैल्यू 1, तो ये क्या हो जाएगा a माइनस i3 और ये x दिस इज इक्वल टू 0। देखिए ये लिख दिया मैंने। अब इसको क्या करिए, पूरी मैट्रिक्स फॉर्म में ओपन कर दीजिए। तो मेरा जो मैट्रिक्स A है उसमें से आइडेंटिटी मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट करना है। मेरी मैट्रिक्स A क्या थी, ध्यान दीजिए, ये इसमें से आइडेंटिटी मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है डायगोनल एलिमेंट जो है ना, वहां पे क्या करना है, 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, 1 माइनस 1, ये एज इट इज छोड़ेंगे 0, 2 में से 1 जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है थर्ड ऑर्डर की ये होती है, इसी को आपको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। सब्ट्रैक्ट किया आप यहाँ से 1, तो यहाँ से 1 आ जाएगा, ये 2 एज इट इज 0 0, और 3 में से ये 1 जाएगा तो 2। तो मेरी मैट्रिक्स अल्टीमेट a माइनस i3 जो है वो क्या आ रही है,
पहला कॉलम 0, फिर 1 1 0, फिर 0 2 2, देखिए वही मैट्रिक्स आई होगी। आ गया दिस, एंड यहाँ पे x मेरा ऑफकोर्स ये वेक्टर है, कॉलम वेक्टर है, एंड दिस इज, ये जो 0 लिखते हैं अभी मैं बोल रहा था कि ये 0 0 0 इस टाइप का वेक्टर होगा, एक 3x1 का, ये हो गया। इसको कंप्लीट मैट्रिक्स फॉर्म में मैंने लिख दिया। जैसे ही आपने लिखा, ये क्या हो रहा है, अगर कुछ याद आ रहा है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बन रहे हैं। तो यहां से ये सिस्टम ऑफ कितने 3 लीनियर इक्वेशंस इन 3 अननोन्स बन रहा है, और ये क्या बन रहा है, होमोजेनियस, क्योंकि राइट हैंड साइड में सारे एलिमेंट 0 हैं। तो अगर थोड़ा सा भूल गए हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का डिटेल मेरी वीडियो पड़ी हुई है, ये मेरे ख्याल से फर्स्ट या थर्ड सेमेस्टर में होगा, वहां पे जब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस था, ठीक है। और मैंने यहाँ पे बना रखी है, आपको टेंशन नहीं लेना, यहाँ पे बना के रखिए, इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, तो ये होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, 3 इक्वेशंस बन रहे हैं लीनियर इन 3 अननोन्स, ठीक। अब इसका डिटेल सोल्यूशन करने के लिए क्या करेंगे, याद करिए, हम पहले इसको क्या बोलते थे, अगर ओरिजिनल ये मेरा है सिस्टम ऑफ होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन, तो इसको हम बोलते थे कोफिशिएंट मैट्रिक्स। इस कोफिशिएंट मैट्रिक्स, इसका नाम दे दीजिए C, ठीक है ना, और ये C है क्या, A - I3। तो इस कोफिशिएंट मैट्रिक्स का पहले हम रैंक निकालते थे, इक्विवेलेंट फॉर्म में बदलेंगे। चलिए इक्विवेलेंट फॉर्म में बदलेंगे, पहला एलिमेंट अगर यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 2 एलिमेंट 0 होंगे इस रो में, और यहाँ पे 3 एलिमेंट 0 होंगे। उस प्रोसेस में चलते हैं। तो सबसे पहले मैंने R1 के हेल्प से R2 में ये 0 कर दिया। कैसे, R2 को चेंज किया, R2 - R1, तो R1 में कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन जब यहाँ पे R2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे R1 के करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, तो 0 - 0 0, 1 - 1 देखिए 0, और 2 - 0 खैर 2 ही रहेगा। समझ में आ गया, R2 में से R1 को सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ पहुंचे, ठीक है। अब इसको, इसके सारे एलिमेंट 0 करने पड़ेंगे इक्विवेलेंट फॉर्म में बदलने के लिए। तो मैं R3 में से R2 के करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो यहाँ 0 - 0 ये 0 रहेगा, 0 - 0 ये भी 0, और 2 - 2 करेंगे तो ये 0। अब देखिए यहाँ पे फाइनल जो ये मैट्रिक्स आई, यहाँ पे फर्स्ट रो में 1 0, सेकेंड रो में 2 0, थर्ड रो में 3 zeros, ये मैट्रिक्स इक्विवेलेंट फॉर्म में हो जाती है। आप चाहे तो लिख दीजिए विच इज इन इक्विवेलेंट फॉर्म, ठीक है, इन इक्विवेलेंट फॉर्म, इक्विवेलेंट फॉर्म में बदल गया, ठीक। तो यही से याद करिए, जब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस निकालते थे तो ये मेरी रिड्यूस मैट्रिक्स हुई, ठीक है ना। यही से हम क्या करते थे, गिवन सिस्टम इन रिड्यूस्ड फॉर्म। तो ये लिखा है गिवन सिस्टम इन रिड्यूस्ड फॉर्म, क्या हो जाएगा, यहीं पे आप रख दीजिए बस, ये x1 x2 x3 दिस एंड दिस इज इक्वल टू 0 0 0। ये जो मेरी ओरिजिनल है ना इक्वेशन, ये यहाँ पे इस मैट्रिक्स की जगह रिड्यूस मैट्रिक्स रख दीजिए, बाकी ये वैसे ही रहेगा, ये वैसे ही रहेगा। तो जब लिखेंगे तो यहाँ से x1 इक्वल टू देखिए 0, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे ना, ये रो ये कॉलम, x1 नहीं x2 इक्वल टू 0 डायरेक्ट आएगा, इधर से x2 आएगा इक्वल टू ये 0, यहाँ से क्या आएगा 2x3 दिस इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों से x1 0 हो गया, सॉरी x2 0 हो गया, और यहाँ से x3 0 हो गया। अब यहाँ पे एक वेरिएबल x1 की वैल्यू नहीं निकली, वो कैसे निकालते हैं, वो तरीका मैंने बताया था। कैसे, जो रैंक मेरा आया इसका, जितने नंबर ऑफ अननोन्स है उसमें से रैंक को सेपरेट करते हैं, उतने वेरिएबल्स को फ्री वेरिएबल्स चूज करते हैं। तो मेरा नंबर ऑफ अननोन्स क्या है, x1 x2 x3, 3 अननोन्स है। रैंक कितना आया मेरा, अभी देखिए इक्विवेलेंट फॉर्म से निकालेंगे, नॉन जीरो रोज कितनी है 2, तो रैंक मेरा 2 आ गया। तो 3 - 2 1, तो यहाँ पे मतलब एक वेरिएबल को हम क्या करेंगे, फ्री चूज करेंगे। हेंस 1 वेरिएबल्स इज टू बी टेकन आर्बिट्रेरी। तो x2 की वैल्यू आ गई, x3 की वैल्यू आ गई, x1 आ नहीं रहा था, तो हम क्या करेंगे, x1 को फ्री वेरिएबल, उसको कोई भी वैल्यू आप चूज कर सकते हैं। तो x1 को फ्री वेरिएबल चूज करते हैं। तो अगर इसको मैं बोलूं आइगन स्पेस की बात करूं, तो आइगन स्पेस किस तरह के वेक्टर्स का कलेक्शन होगा, देखिए ये देखिए, इसको फ्री चूज कर रहे हैं आप ना। तो सिंपल सी बात है, जो वेक्टर की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो वेक्टर x1 लिख रहा था, ठीक है ना, कैपिटल X1, इस आइगन वैल्यू के करेस्पॉन्डिंग ये जो नॉन जीरो आइगन वेक्टर आएगा, उसको मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो ये x1 है, स्मॉल x1, इसकी वैल्यू मैंने 1 असाइन कर दिया। तो ये हो गया मेरा 1 0 0, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि ये वेक्टर का मल्टीपल सी क्या होंगे, जितने भी इसके आइगन वेक्टर्स आएंगे इस आइगन वैल्यू के करेस्पॉन्डिंग, इसी वेक्टर का
मल्टीपल होंगे। दैट मीन्स क्या हुआ, याद करिए आइगन स्पेस वी लैम्डा लिखते थे, वी लैम्डा, लैम्डा इक्वल टू 1। मैंने आइगन स्पेस डिफाइन किया था कि अगर एक आइगन वेक्टर आ गया तो उसका जो फील्ड है ना उसका मल्टीपल, याद करिए अल्फा एक्स में लिखता था उसमें, तो उसका स्केलर मल्टीपल जितने होंगे नॉन जीरो वो सब के सब आइगन वेक्टर्स हो जाएंगे इस मैट्रिक्स का करेस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्डा इक्वल टू 1। तो यहाँ पे जो आइगन स्पेस होगा ना ये वी लैम्डा इक्वल टू 1 लिख दिया। वी लैम्डा हम नोटेशन था, लैम्डा इक्वल टू 1 मतलब इस आइगन वैल्यू के करेस्पॉन्डिंग जो आइगन स्पेस होगा ना उसकी ये बेसिस फॉर्म करेगा। तो ये जो आइगन स्पेस है वी लैम्डा, लैम्डा इक्वल टू 1, इस आइगन वैल्यू के करेस्पॉन्डिंग जो आइगन स्पेस, ये एक वेक्टर स्पेस होता है और इनफैक्ट ये सब स्पेस फॉर्म करता है। याद करिए जो वेक्टर स्पेस के ऊपर आपने डिफाइन किया था। और यहाँ पे अगर फील्ड मेरी R3 है तो R3 का ये सब स्पेस फॉर्म करेगा, ठीक। और इसकी जो बेसिस होगी ना वो बेसिस में एक ही एलिमेंट है, क्या है ये ध्यान दीजिए 1 0 0, इस कॉलम फॉर्म में ये मेरा बेसिस फॉर्म करता है इस आइगन स्पेस का, और ये सब स्पेस है R3 का। मैं समझा पाया, ठीक है। आगे हम इसी को डिफाइन करेंगे, यहीं पे मैं इस एग्जांपल के थ्रू मैं बता रहा हूं, जब आगे डिफाइन करूंगा किसी भी आइगन वैल्यू किसी मैट्रिक्स की ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी जो होती है ना, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, वो इसी की बात करते हैं, इसका डायमेंशन, आइगन स्पेस का डायमेंशन। तो बेसिस में अगर ये एलिमेंट है तो इस आइगन स्पेस का डायमेंशन क्या हो जाएगा, ये वी लैम्डा इक्वल टू 1, जो आइगन स्पेस है इसका डायमेंशन 1 होगा क्योंकि बेसिस में 1 एलिमेंट है। और यही पे मैं बता दूं कि जब वहां डिस्कस करेंगे तो मैं इसी एग्जांपल का रेफरेंस दूंगा। तो ये जो आइगन स्पेस है ना, ठीक है ना, ये इसका डायमेंशन अगर 1 है तो लैम्डा इक्वल टू 1 जो आइगन वैल्यू है इसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होगी, यही 1 होता है। आगे मैं डिफाइन करूंगा बट मैं यही पे याद पड़ गया तो बता दिया मैंने कि एक पर्टिकुलर आइगन वैल्यू लीजिए, उसके करेस्पॉन्डिंग जो आइगन स्पेस आता है ना उसके डायमेंशन को ही हम क्या डिफाइन करते हैं, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, ठीक है। तो ये जो आइगन स्पेस आ रहा है वो कहां से आ रहा है, अगर अल्टीमेट देखें ये सोल्यूशन स्पेस है इस होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का, कहां गया इसका, इसी का सोल्यूशन स्पेस है, जो ये लिख रहे हैं ना सोल्यूशन स्पेस है लैम्डा इक्वल टू 1 के करेस्पॉन्डिंग। समझ में आ गया, तो इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ दिस आइगन वैल्यू। समझ में आ गया, चलिए ये एक्स्ट्रा मैंने बता दिया बट ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ये मेरा वेक्टर है, इसी को मैंने क्या लिखा x1, देखिए लिख दिया। हेंस आइगन वेक्टर, ये एक आइगन वेक्टर है और बेसिकली ये बेसिस फॉर्म कर रहा है, तो हेंस हमको लिखना चाहिए था एन आइगन वेक्टर, बट ठीक है एक आइगन वेक्टर क्या हो गया, ये 1 0 0। समझ आ गया। और ये आइगन वेक्टर है कि आप देखेंगे जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बन रहा था ना इसका एक सोल्यूशन है, ये इसको सेटिस्फाई करेगा, रख के देख लीजिए, क्लियर। चलिए अब उसी तरीके से x1 आ गया, कैपिटल x1 की मैं बात बोल रहा हूं ये, तो मुझे कैपिटल x2 निकालना है, कैपिटल x3 निकालना है, सच दैट ये मैट्रिक्स जो है ना मैं P निकाल पाऊं। अब ये x2 क्या होगा, ए बी आइगन वेक्टर होगा लेकिन किसके करेस्पॉन्डिंग, जो दूसरी आइगन वैल्यू है ना लैम्डा इक्वल टू 2। तो बस अब सेम प्रोसेस रहेगा, अब आप समझ जाएंगे। सो नाउ द आइगन वेक्टर करेस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इक्वल टू 2, सेम मैट्रिक्स इक्वेशन ax इक्वल टू लैम्डा x, मैं लैम्डा इक्वल टू 2 आइगन वैल्यू के करेस्पॉन्डिंग निकाल रहा हूं, आइगन वेक्टर्स 2 रखेंगे, ये मैट्रिक्स बना। a और -2 i3 आप कैलकुलेट कर लेंगे, पहले मैं बता चुका वो ये आएगा। अब देखिए ये फिर अगेन ये क्या है, एक सिस्टम ऑफ होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। 3 इक्वेशंस है इन 3 अननोन्स, तो ये 3 होमोजेनियस इक्वेशंस है इन 3 अननोन्स। तो ऑब्वियस ही बात है अगेन आइगन वेक्टर निकालना है, क्या करेंगे, इसको इक्विवेलेंट फॉर्म में लिखेंगे। सब कुछ प्रोसेस देखिए मैं बताया हूं, ये इक्विवेलेंट फॉर्म में फाइनली आ गया। इस रो में कोई जीरो नहीं, यहाँ पे 2 जीरोस, यहाँ पे 3 जीरोस, तो ये क्या हो गया, इक्विवेलेंट फॉर्म में आ गया। अब इक्विवेलेंट फॉर्म में आया तो इस मैट्रिक्स का मतलब ये जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है जो कि a-2i3 है, मैं बार बार c भी लिखते चलता हूं ताकि जो हमने देखा था कि कोफिशिएंट मैट्रिक्स को c लिखते थे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में, उससे लिंक कर पाए। तो ये जो मैट्रिक्स है कोफिशिएंट मैट्रिक्स इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए, इसका रैंक मेरा क्या आ गया 2। तो कितने वेरिएबल्स फ्री चूज करते हैं वो फिक्स फार्मूला है, आपको पता है n माइनस रो, n मेरा नंबर ऑफ अननोन्स है 3, रैंक कितना आया इसका कोफिशिएंट मैट्रिक्स का 2, तो ये 1।
इतने फ्री वेरिएबल्स, मतलब एक फ्री वेरिएबल चूज करूंगा। अब आगे बढ़ते हैं, रिड्यूस फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे इस जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स ओरिजिनल थे उसको रिप्लेस करेंगे इससे, और बाकी ये ऐसे ये, तो यहाँ से क्या बनेगा देखिए, -x1 + x2 = 0, और यहाँ से जब इस रो को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x3 = 0, और यहाँ से सब 0 आ जा रहे हैं। तो मैंने लिखा कि गिवन सिस्टम इन रिड्यूस्ड फॉर्म, देखिए क्या आ जाएगा, -x1 + x2 = 0, और यहाँ से 2x3 = 0। तो यहाँ से तो x3 की वैल्यू डायरेक्ट 0 आ गई। अब x3 की वैल्यू 0 है, लेकिन यहाँ से -x1 और x2 है, तो आप करेंगे क्या, यहाँ पे किसी एक को फ्री वेरिएबल चूज करिए। मैंने x1 को फ्री चूज किया, मतलब इसको वैल्यू 1 दे दिया। आप ऐसा नहीं कि 1 ही, कोई वैल्यू आप दे दीजिए, 2 दे दीजिए, 3 दे दीजिए। हम ऐसे लिखते हैं ना कि थोड़ा सा कैलकुलेशन कम हो, तो मैंने 1 दे दिया। तो 1 दिया, जैसे ही x1 को 1 दिया यहाँ पे रखेंगे तो x1 की वैल्यू -1, x1 की वैल्यू 1 रखेंगे, ये -1 + x2 दिस इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, तो x2 की वैल्यू 1 आ गई, और ये 0। ये मेरा फ्री वेरिएबल, इसको मैंने असाइन किया है, बात के लिए मैं लिख देता हूँ जब नोट्स बनाएंगे। तो ये मेरा फ्री वेरिएबल, इसको मैंने 1 चूज किया, इस इक्वेशन से x2 की वैल्यू 1 आ गई, और ये 0 ऑलरेडी यहाँ से आ चुका है x3 की वैल्यू। तो लैम्डा = 2 के करेस्पॉन्डिंग जो मेरा आइगन वेक्टर हुआ वो क्या हो जाएगा, देखिए 1 1 0 कॉलम वाइज, इसको डबल स्टार लिख लिया। उसी तरीके से अब कैपिटल X1 और कैपिटल X2 इस मैट्रिक्स P के लिए जो निकालने की जरूरत थी वो निकाल चुके। X3 क्या होगा, जो तीसरी आइगन वैल्यू है 3, इसके करेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर, अब मैंने उसको कैलकुलेट किया है। लैम्डा = 3 के करेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर, सेम वही रूल, AX = λx, लैम्डा की जगह 3 रख दिया, ये आया, मैट्रिक्स फॉर्म में रिड्यूस किया, और ये देखिए अगेन ये होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करता है। अगेन यहाँ पे 3 होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 3 अननोन्स। इसको मैं इक्विवेलेंट फॉर्म में, यही मेरी कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, ये मेरी पूरी, इसी को मैं क्या बोलता था, सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन जब सॉल्व करते थे वहां पे, तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स। तो ये मेरी कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, ये ऑलरेडी इक्विवेलेंट फॉर्म में है, देखिए कोई 0 नहीं, 1 0, यहाँ पे 3 जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस बढ़ रहे हैं टॉप टू बॉटम, तो ये ऑलरेडी इक्विवेलेंट फॉर्म में है। रैंक कितना हुआ, ये एक नॉन जीरो रो, ये एक नॉन जीरो रो, 2 नॉन जीरो रोज है, तो इसका रैंक 2 हो गया। तो अगेन कितने वेरिएबल्स फ्री चूज करेंगे, n- रो, मतलब 3 - 2, 1 वेरिएबल फ्री होगा, एक वेरिएबल यहाँ पे भी फ्री चूज करना होगा। अब गिवन सिस्टम इन रिड्यूस फॉर्म, यहाँ पे कोफिशिएंट मैट्रिक्स को अब इससे रिप्लेस करेंगे। हालांकि यहाँ पे जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है वही मेरा ये रिड्यूस मैट्रिक्स भी है, तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा। तो -2x1 + x2 = 0, ये देखिए। अगला जो आएगा -x2 + 2x3, 2x3 होना चाहिए था, ये मैंने क्या लिख दिया, 2x3 होगा ना, 2x3, इसको करेक्ट कर लीजिए, ठीक है, 2x3 दिस इज इक्वल टू 0। मैंने फ्री वेरिएबल x1 को चूज किया, जब x1 को 1 चूज किया आपने, यहां पे रखेंगे तो x2 की वैल्यू मेरी आ जाएगी 2, x2 की वैल्यू 2 आ गई, और जैसे ही x2 की वैल्यू 2 यहां पे रखेंगे, यहां पे, तो ये -2 + 2x3 दिस इज इक्वल टू 0, तो यहां से 2x3 दिस इज इक्वल टू 2, तो यहां से x3 की वैल्यू क्या आ गई 1, जो मैंने यहां पे लिखा था, ये राइटिंग मिस्टेक था, 2 लिख लीजिए, करेक्ट कर लीजिएगा। तो मेरा x3, कैपिटल X3 क्या आया, 1 2 1। तो अब देखिए जो मैट्रिक्स P बनाना था मुझे नॉन सिंगुलर, वो कैसे बनता था, ये x1 x2 और x3, ये मैट्रिक्स बनती थी ना। तो यहाँ पे x1 भी निकाला आपने, x2 भी निकाला, और यहाँ से कैपिटल X3। तो फाइनली जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मुझे निकालना था कैपिटल P, वो क्या हो जाएगा, सो नाउ लेट P = दिस, x1 मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है बाई स्टार, डबल स्टार और ट्रिपल स्टार, सबको मैंने स्टार लिखा था। तो स्टार, सिंगल स्टार मेरा क्या था, देखिए ये x1 1 0 0, तो ये फर्स्ट कॉलम आएगा 1 0 0, देखिए कहाँ लिखा है मैंने, ये देखिए ये 1 0 0। फिर x2 क्या आया था, डबल स्टार, कहाँ लिखा है, ये देखिए x2 मेरा 1 1 0, तो ये भी आ जाएगा, ये देखिए 1 1 0, और फिर x3 अभी आपने निकाला 1 2 1 ना, यहाँ पे दिख रहा होगा, तो 1 2 1। तो ये मेरी मैट्रिक्स P आ गई। अब मुझे क्या निकालना है, इस मैट्रिक्स P का इनवर्स।
उसके लिए क्या हेल्प करेंगे, 3 मेथड्स है आपके पास, या तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से इसका इनवर्स निकाल लीजिए, एडजॉइंट मेथड से निकालिए, या फिर कैली हैमिल्टन थ्योरम। मैं सजेस्ट करूंगा कैली हैमिल्टन थ्योरम। तो यहाँ पे मैंने लिखा नाउ फॉर इनवर्स ऑफ पी। मैं कैली हैमिल्टन थ्योरम क्या करेगा, कैली हैमिल्टन थ्योरम क्या बोलता था, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो मैंने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखा, ये आया, इसको सिंप्लीफाई किया। देखिए सिंपल सी बात है, ये पी है, इसमें से लेमडा i3, तो लेमडा i3 मतलब लेमडा i3 मेरा ये हो जाएगा लेमडा 0 0 0 लेमडा 0 0 0 लेमडा ना। तो P जो मेरी मैट्रिक्स है उसमें से इसको सेपरेट करना है, तो डायगोनल में बस आप करिए क्या, लेमडा 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 सेपरेट कर दीजिए। देखिए मैंने डायगोनल एलिमेंट्स में लेमडा लेमडा सेपरेट कर दिया P से, ये आ गया। डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, सिंप्लीफाई, अब ये सी बात है फर्स्ट कॉलम के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करेंगे तो मेरा ये आ जाएगा, ये मेरी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गया। इसको मैंने माइनस बाहर ले लिया तो ये आया यहां से ये, तो ये मेरी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गया। कैली हैमिल्टन थ्योरम बोलता है कि ये जो मैट्रिक्स ओरिजिनल P है अपने इस कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करवाया, इनवर्स निकालना है। मैंने जस्ट एप्लीकेशन ऑफ कैली हैमिल्टन थ्योरम जो वीडियो डाला था, P इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, P इनवर्स से करेंगे तो ये P स्क्वायर हो जाएगा, ये -3P और ये 3i3, देखिए ये, और ये P इनवर्स, याद आ रहा है ना, मैं P इनवर्स से मल्टीप्लाई करवाया था। यही एग्जाम्पल मैं सॉल्व भी करवाया, वहां पे आप जाके देखिएगा, ठीक है। तो यहां से P इनवर्स की वैल्यू मेरी इतनी आ गई। अब मैं करूंगा क्या, P स्क्वायर निकाल लेना है, -3P प्लस 3i3। मेरा देखिए P मेरा ये है, कहां गया P, मैंने निकाला था अभी जस्ट ऊपर, ये देखिए ये मेरी P है। इसी P को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे P स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए P स्क्वायर मैंने कैलकुलेट किया है, ये मेरा P स्क्वायर निकाल रहा हूं, यहाँ पे ये P स्क्वायर निकाला, देखिए इसी को इसी के साथ मल्टीप्लाई किया, P स्क्वायर आ गया, इस 4 में रख दिया, 4 देखिए लिखा भी है फ्रॉम 4, तो P इनवर्स क्या हो जाएगा, P स्क्वायर की वैल्यू प्लस इसको क्या किया, -3P यहां लिख दिया। मेरा जो P है ना उसी के हर एक एलिमेंट में मैंने क्या किया, -3 से देखिए यहां मल्टीप्लाई किया, ये आ गया प्लस 3i3, सिंप्लीफाई किया, मेरा इनवर्स देखिए ये आ गया। अब यहां से मैं P इनवर्स AP निकालूंगा। P इनवर्स ये है, A जो एक्चुअल मैट्रिक्स क्वेश्चन में दी थी वो ये है, ये मेरा A है, ये मेरा P इनवर्स, और अभी आपने निकाला है P, देखिए P यही वाली मैट्रिक्स से कहां गई है, ये मेरी मैट्रिक्स P है, तो P इनवर्स AP। अब मैंने क्या किया, P इनवर्स और A को यहां मल्टीप्लाई किया है, वो ये आया, ठीक है, और P यहाँ पे, इसको आप मल्टीप्लाई करके देखिए ना, रो बाय कॉलम, एक जो ये लिखा है इसको वेरीफाई कर देता हूं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 × 1 1 प्लस -1 × 0 0, फिर +1 × 0 0, ये क्या आ गया 1, देखिए पहली एंट्री 1। इसी तरीके से इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये आया P, यहाँ पे ऑलरेडी है ये मेरा PA, मल्टीप्लाई करने के बाद ये सॉरी P इनवर्स A ये है, और ये मेरी ऑलरेडी P है, फिर इसको मल्टीप्लाई किया, ये देखिए डायगोनल मैट्रिक्स बन रहा है कि नहीं, ये देखिए डायगोनल मैट्रिक्स बना। इसी को हम क्या लिखते थे थ्योरी में, D। तो मैंने क्या दिखाया कि जो क्वेश्चन में मैट्रिक्स A दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है ना, एक्चुअल मैट्रिक्स, देखिए इतना लंबा कैलकुलेशन आपके हर एक क्वेश्चन में आएगा। ये जो मैट्रिक्स दिया इसके करेस्पॉन्डिंग मैंने एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स निकाला, P नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स P मेरी ये आई, सच दैट P इनवर्स AP जब जैसे ही मैंने निकाला वो एक डायगोनल मैट्रिक्स आ गई। इसका मतलब क्या हुआ, A इज डायगोनलाइजेबल। तो ये पूरा प्रोसेस फ्रेंड्स मैंने आपको पहले से कैलकुलेशन करके रखा था, बीच बीच में मैंने एक एक स्टेप का कैलकुलेशन बताया। पूरा स्टेप जो है अब आपको समझ में आ गया होगा, जो मैंने एक्सप्लेन किया था बिल्कुल शुरुआत में, बिल्कुल ऊपर चलते जो मैंने शुरू किया था। क्या करेंगे, ये प्रोसेस था, मैट्रिक्स देगा, बोलेगा ये डायगोनलाइजेबल है कि नहीं, चेक करो। पहले इसकी आइगन वैल्यूज, हर एक आइगन वैल्यूज के करेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स निकालेंगे, इसके करेस्पॉन्डिंग x1, λ2 के करेस्पॉन्डिंग कैपिटल x2, λ3 के करेस्पॉन्डिंग कैपिटल x3। ये तीनों जो है इस तरह के वेक्टर्स हैं। ये मैट्रिक्स आ गया, इसका इनवर्स निकाल लीजिए और P इनवर्स AP निकालिए, सीधा सीधा आपका वो डायगोनल मैट्रिक्स में आ जाएगा। अगर याद करिए, अगर ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होता, यहाँ पे
अगर ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं आता तो आप बोलते कि ये मैट्रिक्स जो है डायगोनलाइजेबल नहीं है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, आपको जब भी देगा वो आएगा ही, बस कैलकुलेशन पे फोकस करना है आपको। बाकी बहुत सारे रिजल्ट्स हैं जो आगे के वीडियो में मैं लिखूंगा, जिनको यूज करके डायरेक्टली आप बताते हैं। इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। नेट और गेट वाले स्टूडेंट्स, आपको घबराना नहीं है, ये थ्योरी है, ये ऐसे हम दिखाते हैं कि ये डायगोनलाइजेबल होगा, ठीक है ना। सॉम्स आउटलाइन सीरीज पढ़े, वहां पे भी ऐसे ही प्रोसेस है, मुझे भी ऐसे ही पढ़ाया गया, आपको भी ऐसे ही पढ़ाया गया होगा। ये बेसिकली मैंने जो दिया, ये पूरा एग्जाम्पल सॉल्व करवाया 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए, ताकि पूरा प्रोसेस समझे। और जो मेरे जैम नेट गेट प्रिपेयर कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए ये मैंने बताया कि देखिए इस तरह से ये प्रोसेस है आपका डायगोनलाइजेबल के लिए। ऑलरेडी आप पढ़ चुके होंगे, बट हमें नेट गेट जैम के लिए इतना लंबा तो करना नहीं होगा। हमारे पास बहुत सारे टूल्स हैं, याद करिए, मैं आगे लिखूंगा भी कि अगर कोई मैट्रिक्स है, अगर उसकी जितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है उतने डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज होते हैं, वो डायगोनलाइजेबल होगी। तो यहाँ पे वो रिजल्ट लग रहा है। ये जो मैट्रिक्स ए थी, इसकी डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज आ रही थी, देखिए 3rd ऑर्डर की है और तीनों आइगन वैल्यूज डिस्टिंक्ट है, तो उस रिजल्ट से डायगोनलाइजेबल हो जाएगी। और देखिए ऑलरेडी ये है। फिर हमने किया था कि डायगोनलाइजेबल होगी अगर उसका जो मिनिमल पॉलिनोमियल हो और डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर्स का प्रोडक्ट हो। उसके अलावा भी 2-3 एल्जेब्राइक और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी के रिस्पेक्ट में हमने रिजल्ट्स याद किया है नेट के लिए। अगर मेरी पेन ड्राइव कोर्स आपने पढ़ा होगा तो सारी चीजें वो डेप्थ में हैं। हम कुछ रिजल्ट्स को यहाँ पे मैं लिख के फिर आगे आपको कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल का शॉर्ट ट्रिक कैसे निकालते हैं, ये हर एक स्टूडेंट आपके होम एग्जाम वाले के लिए भी यूजफुल हो जाएगा। मिनिमल पॉलिनोमियल बता देता हूँ, ज्योमेट्रिक और एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटीज बता देता हूँ, ताकि उसके बाद ये फिर चैप्टर ये फिनिश करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में एक रिजल्ट और उसके बाद मतलब कुछ रिजल्ट्स, उसके बाद फिर जो है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल और मिनिमल पॉलिनोमियल निकालने का तरीका। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए। अगर मेरा एफर्ट आपको जो मैंने अपना जो मुझे लगा बेस्ट तरीके से डिटेल सोल्यूशन डिफिनीशन के साथ कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करके, जो मेरा मोटिव था, मेरा प्लान भी था जब ये वीडियो स्टार्ट कर रहा था, आपके पास पहुंच पाया होगा। अगर पहुंच पाया है, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। अगर मेरा एफर्ट पसंद आया हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।